In this video series, we will discuss questions. इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे. डेली 20 क्वेश्चंस हम इसमें करेंगे और मोर देन 1000 क्वेश्चंस हम इस पूरी सीरीज में डिस्कस करेंगे. आपको 10 to 15 सेकेंड्स में दूंगा एक क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, या आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और अपना क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हो और मार्क करना है आपने पेन एंड पेपर लेके. फिर आपने बाद में देखना है इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व अराउंड 8 to 12 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20, फिर आपकी जो तैयारी है वो एक सही डायरेक्शन में जा रही है. अगर नहीं है तो मेरे चैनल में और भी वीडियोस अवेलेबल है, आप वीडियोस देख सकते हो, फिर आगे जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो उतना ही अच्छा जो है आपका जो पढ़ने का एक तरीका बनता है. आपको पता लगेगा कि कैसे पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और आपको जो है वो जो चीज़ें होगी वो ज़्यादा याद रखने में हेल्प होगी. सो विद दिस लेट्स स्टार्ट. First question is arrange the following stages in the enactment of budget in proper order. जैसे बजट को जब बनाया जाता है, जो जो उसमें प्रोसेसेस है, स्टेजेस है, उसके हिसाब से हमें इस क्वेश्चन को अरेंज करना है. जो ऑप्शंस दिए हैं, सबसे पहले बजट को प्रेजेंट किया जाता है लेजिस्लेचर में, तो ऑप्शन 5 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. एंड फिर क्या होता है, उसमें एक जनरल डिस्कशन होती है. सो नंबर सेकंड इज, जो पहला ऑप्शन है वो आएगा presentation to the legislature, general discussion, and then comes to the voting of the demands for grant. फिर फोर्थ आएगा. फिर इसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल फाइन पास होता है. अप्रोप्रिएशन बिल मीन्स जो कंसोलिडेटेड फंड से पैसे को निकाला जाता है, कहाँ कहाँ स्पेंड करना है. देखिए, जब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो खर्चा निकाला जाता है वो अप्रोप्रिएशन बिल पास होने के बाद ही उससे जो है वो एक्सपेंडिचर को विड्रॉ किया जाता है. तो नंबर सेकंड एंड लास्ट में आता है फाइनेंस बिल. फाइनेंस बिल होता है जो टैक्सेस वगैरह कैसे इम्पोज करना है वो सब इसमें आता है. सो इस हिसाब से करेक्ट आंसर है बी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. द वोट ऑन अकाउंट इज पास्ड. वोट ऑन अकाउंट होता है, वोट ऑन अकाउंट जनरली होता है जब बजट बन रहा होता है उस टाइम, जो फाइनेंशियल ईयर अगर ख़त्म हो गया और उस टाइम जो गवर्नमेंट के पास जो खर्चे करने के लिए पैसा होता है अगर वो ख़त्म हो जाए, तो उसकी जब तक बजट का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है और जब तक बजट फाइनली पास होता है उसके बीच में जो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर चाहिए होता है उसको वोट ऑन अकाउंट से पास किया जाता है. तो इसको कब पास किया जाता है? ऑप्शन 1 इज आफ्टर द वोटिंग of demands, before the general discussion, after the general discussion, either after the voting of the demands or after the general discussion. तो इसका सही आंसर है आफ्टर द जनरल डिस्कशन. जब जनरल डिस्कशन बजट का जो ख़त्म हो जाता है उसके बाद जो है वो वोट ऑन अकाउंट पास किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 3 इज which of the following documents are presented to the legislature along with the budget. बजट के साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो लेजिस्लेचर में प्रेजेंट किए जाते हैं? फर्स्ट इज एन एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम ऑन द बजट, यस. सेकंड इज अ समरी ऑफ डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, यस. थर्ड इज एन अप्रोप्रिएशन बिल, अ फाइनेंस बिल. नंबर फिफ्थ ऑप्शन इज द इकोनॉमिक सर्वे. नहीं, इकोनॉमिक सर्वे जब बजट को प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में उससे एक दिन पहले ही इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में. सो इकोनॉमिक सर्वे जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है. तो हम 5 वाले जो है इसको एलिमिनेट कर देते हैं. तो राइट आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 4 इज द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस आर डिटरमाइंड बाय. जो कंडीशन होती है सर्विसेज की ऑल इंडिया मेंबर की, उसको कौन डिटरमिन करता है? सो राइट आंसर इज सी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इसको डिटरमिन करता है. नंबर 5 इज द फाइनल वर्क ऑफ यूपीएससी इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस. सिलेक्शन करता है, सर्टिफिकेशन करता है. जो अपॉइंटमेंट एंड प्लेसमेंट है वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल जो होता है वो करता है. सो पहले ये क्या करता है? सिलेक्शन करता है एंड देन सर्टिफिकेशन. तो यहाँ पे पूछा है जो कि फाइनल वर्क होता है यूपीएससी का, तो वो सर्टिफिकेशन होता है. ये सर्टिफिकेशन देता है दैट दिस कैंडिडेट इज फिट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट. तो सर्टिफिकेशन यहाँ से मिलता है यूपीएससी से. सो राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. यहाँ पे हमने 2 लिस्ट दिए हमें, एक में प्रोविजन है, एक में दिया है कि कंटेनिंग आर्टिकल्स दिए है, तो हमने इसको मैच करना है. नंबर ई इज रिट ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एज यू नो आर्टिकल 32, यस.
रिट ज्यूरिस्डिक्शंस ऑफ हाई कोर्ट आर्टिकल 226। ओके, इसको मैच कर सकते हैं 2 के साथ और फर्स्ट को मैच कर सकते हैं 4 के साथ। सो 2 4 सोर्स ऑफ द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 है D1। सो आप यहाँ से भी कर सकते हो कि जो फर्स्ट का था वो 2 था, सॉरी फर्स्ट का 4 था, ए का 4 तो मतलब ये और ये ऑप्शन रहता है, ठीक है। और सेकंड का हमें नहीं अभी पता है, हम एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं इसको। रिट ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट है 226 में, तो सी का 2 इसके साथ मैच हो रहा है, तो यहाँ एलिमिनेशन मेथड से हमने किया, तो सी का जो राइट आंसर इसका सी। सोर्स ऑफ द जुडिशियल रिव्यू जो है वो ए, डी के साथ ए मैच कर रहा है। तो इसी तरह से खुद ही जो अगर हमें बी का नहीं भी पता है तो एलिमिनेशन मेथड से ये खुद ही आ जाएगा। तो 3 है, आर्टिकल 300 है, सो इट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट। सो दिस सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, यहाँ पे रिट्स दी है और सेकंड जो लिस्ट है उसमें जो मीनिंग क्या है इनका उसके साथ हमें मैच करना है, ठीक है। मैंडमस का मतलब जो होता है वो होता है बी कमांड। सो एक मैच कर रहा है 2 के साथ, ये 2 के साथ, तो मतलब यहाँ से ये एलिमिनेट हो गया है सी, है ना। सेकंड दिखते हैं बी हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस होता है यू मे हैव द बॉडी और हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है। तो बी का 4 तो मतलब ए भी यहाँ पे एलिमिनेट हो गया है और ये सी पहले एलिमिनेट हो गया था। अब 2 ऑप्शन बचते हैं बी और डी। अब हम उसको अकॉर्डिंगली देखेंगे। जो सर्शरी है जो डी पे यहाँ पे दिया है सर्शरी, इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। तो डी का 3 हो गया, डी का 3, दोनों में डी का 3 है, ठीक है। ये वैसे ही एलिमिनेट हो गया था, तो राइट इज डी। ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर है। तो आपने ऐसे एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें असर्शन और रीजन दिए हैं। दो जो स्टेटमेंट है, एक है असर्शन, ये असर्शन है, और ये यहाँ पे रीज़न है। तो हमने देखना है कि इस हिसाब से यहाँ पे जो इसमें से ABCD जी दिए है, इसमें से हमने राइट आंसर को चूज़ करना है। पहली जो असर्शन है, जो स्टेटमेंट दी है, द रिट ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स इंडिया इज सेम। तो ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, क्योंकि इसलिए सेम नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट का रिट ज्यूरिस्डिक्शन है वो आता है अंडर आर्टिकल 32 और जो हाई कोर्ट का है रिट ज्यूरिस्डिक्शन वो आता है आर्टिकल 226, ठीक है। अब जो सुप्रीम कोर्ट रेट्स इशू करता है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए कर सकता है, वेयर एज हाई कोर्ट कैन इशू rates for the enforcement of fundamental rights as well as other rights, ठीक है। तो जो रेट ज्यूरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का वो अलग अलग है, सेम नहीं है। तो इसलिए जो असर्शन है वो रॉन्ग हो गया। अब देखते हैं जो स्टेटमेंट है, बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू द रिट्स ऑफ हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शरी एंड क्यू वारंटो। यस, जो रेट्स है वो ये सेम रेट्स है जो इशू करते हैं, तो जो रीज़न है वो ठीक है। अब हम आंसर इसमें से हमें देखना है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू, नहीं ये गलत है। ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। सो जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। जो रीज़न था वो फॉल्स था, ए जो फॉल है, असर्शन जो फॉल है, और रीज़न ट्रू है। सो राइट आंसर इज डी। आई होप यू गॉट इट। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अबाउट अनस्टर्ड क्वेश्चन, ठीक है। आप इसको करिए सॉल्व। क्वेश्चन आर में जनरली 3 टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वन इज स्टर्ड क्वेश्चन, सेकंड इज अनस्टर्ड क्वेश्चन एंड थर्ड इज शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम अनस्टर्ड क्वेश्चन की, और क्वेश्चन ने पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है। देखिए पहली स्टेटमेंट जो है, इट इज़ डिस्टिंग्विश्ड बाय एन एस्ट्रिक मार्क। जो एस्ट्रिक मार्क से डिस्टिंग्विश किए जाते हैं वो स्टर्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। सेकेंड इज आंसर टू सच क्वेश्चन इज गिवन ओरली। नहीं, जो स्टर्ड क्वेश्चन होता है उनको आंसर किया जाता है ओरली, अनस्टर्ड क्वेश्चन को आंसर किया जाता है इन अ रिटन फॉर्म। नंबर थर्ड स्टेटमेंट इज
आंसर टू सच क्वेश्चन इज नॉट फॉलोड बाय सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। यस, ये ठीक है। नंबर फोर्थ इज इट डज नॉट कैरी एन एस्ट्रिक मार्क। ये भी ठीक है, हमने देखा है जो एस्ट्रिक मार्क जो होता है वो उनको डिस्टिंग्विश किया जाता है, वो स्टर्ड क्वेश्चन होते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अनस्टर्ड क्वेश्चन की। नंबर फिफ्थ स्टेटमेंट है आंसर टू सच अ क्वेश्चन इज गिवन इन अ रिटन फॉर्म। यस, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनकरेक्ट क्या है अनस्टर्ड क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पे 1 और 2 इनकरेक्ट है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी। Next question is no confidence motions to be admitted in the Lok Sabha needs the support of। कितने मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन को एडमिट करना है लोकसभा में? सो इट्स 10% होता है टोटल मेंबरशिप का। सो हियर करेक्ट आंसर इज डी विच इज 50 मेंबर्स। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द रिट ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन इंडिया। जो रिट ज्यूरिस्डिक्शन में जो डिफरेंस है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, उसमें कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? The Supreme Court can issue writs not only for the purpose of enforcement of the fundamental rights but also for any purposes। सुप्रीम कोर्ट हमने देखा था अंडर आर्टिकल 32 जो रिट्स इशू करता है वो ओनली फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए होता है, ना कि अदर राइट्स के लिए। जबकि हाई कोर्ट जो है वो इशू कर सकता है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज अदर राइट्स। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। Second statement, High Court can issue the writs of injunction whereas the Supreme Court cannot issue the writ of injunction। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें सिर्फ 5 रिट्स मेंशन की गई है। ये 5 रिट्स है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है। जो रिट ऑफ इंजेक्शन है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट के पास है और ना ही हाई कोर्ट के पास है। नंबर फोर्थ स्टेटमेंट इज The Supreme Court can issue writs only in case of appeal, whereas the High Court can issue writs only when the party directly approaches it। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। नंबर फोर्थ इज द हाई कोर्ट कैन इशू writs not only for the purpose of enforcement of the fundamental rights but also for any other purposes, whereas the Supreme Court can issue writs only for the purpose of enforcement of the fundamental rights। This statement is करेक्ट। सो यहाँ पे 4 करेक्ट है, बाकी जो 1 2 3 है वो इनकरेक्ट है। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ऑफ एडजर्नमेंट मोशन? फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोसीजर which sets aside the normal business of house। This statement is correct। Its main object is to draw the attention of the House to recent matter of urgent public importance। This is also correct। The Rajya Sabha can make use of this procedure। No, जो एडजमेंट मोशन होता है उसमें एक एलिमेंट ऑफ सेंसर होता है। अगर ये पास हो जाता है तो गवर्नमेंट को जो है वो रिज़ाइन करना होता है, जबकि जो राज्यसभा है वो एक ऐसा चैम्बर है जो कंटिन्यू करता है, डिसॉल्व नहीं होता। गवर्नमेंट जब रिज़ाइन करती है तो इसलिए राज्यसभा में इस जो एडजमेंट मोशन है उसका यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। फोर्थ स्टेटमेंट इज इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय नॉट लेस देन 50 मेंबर्स फॉर इंट्रोडक्शन। यस, जो 10% मेंबर होता है वो टोटल मेंबर का 1/10 वो सपोर्ट करते हैं, तभी जो इसको अडॉप्ट किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ सेंसर अगेंस्ट गवर्नमेंट। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे सिर्फ जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। 1 2 4 और 5 जो है वो ठीक है। सो राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 13 इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कॉलिंग अटेंशन मोशन और नोटिस आर। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज अ डिवाइस ऑफ कॉलिंग द अटेंशन ऑफ मिनिस्टर। Calling the attention of the minister to a matter of urgent public importance। Yes, this statement is correct। Second is its main purpose is to seek the authoritative statement from the minister। This is also correct। It does not involve any censure against government। Number third is it does not involve
एनी सेंसर अगेंस्ट गवर्नमेंट, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। वो अर्जेंटमेंट मोशन होता है जिसमें सेंसर का जो सेंसर होता है अगेंस्ट गवर्नमेंट में, कि अगर अर्जेंटमेंट मोशन पास हो जाता है तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना होता है, जबकि जो कॉलिंग अटेंशन मोशन है इसमें कोई ऐसा सेंसर का एलिमेंट नहीं है। Number fourth is it is an Indian innovation in parliamentary procedure since 1952. Yes, it's an Indian innovation in parliamentary procedure, but 1952 नहीं, यहाँ पे 1954 से इसको यूज किया जाता है। So fourth is incorrect. Number fifth is it is not mentioned in the rule of business and procedure. ये यहाँ पे गलत है स्टेटमेंट। जो कॉलिंग अटेंशन नोटिस है उसको रूल ऑफ बिजनेस एंड प्रोसीजर में मेंशन किया गया है, तो फिफ्थ भी इनकरेक्ट हो जाता है। तो 1 2 3 जो है यहाँ पे वो करेक्ट है, सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट जीरो आर इंक्लूड्स। First statement is it is the first hour of every sitting in both houses of parliament. जो जीरो आर होता है वो सेकेंड आर होता है। जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स है वो 11 बजे से स्टार्ट होती है, 11 से 12 होता है क्वेश्चन आर, 12 से 1 जीरो आर। इसको जीरो आवर भी इसी के कहा जाता है क्योंकि जब 12 जो क्लॉक में बजते हैं, अगर आप एनालॉग क्लॉक में देखोगे तो वहाँ पे 00 टाइम आता है। ये याद रखने का एक तरीका है, तो इसलिए इसको जीरो आवर कहा जाता है। तो जीरो आवर में जो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे हम देखते हैं, इट इज़ मैंशनड इन द रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। नो, इट इज़ नॉट मैंशनड। पहली भी गलत है, दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है। ड्यूरिंग दिस टाइम मैटर्स आर रेज्ड विदाउट एनी प्रायर नोटिस, यस थर्ड इज करेक्ट। Fourth is, it is the time immediately following the question hour in both the House of the Parliament. Yes, fourth statement is also correct. Number fifth is, it is an Indian innovation in Parliament procedure since 1964. Yes, it is an Indian innovation in parliamentary procedure, but it's not since 1964, it is since 1962. तो ये चीज़ इसमें याद रखना आपने, 1964 से नहीं है, 1962 से है। तो फिफ्थ भी इनकरेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पे 3 और 4 करेक्ट है, सो करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 15 इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त वॉज क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द स्टेट ऑफ। जो लोकायुक्त का इंस्टीट्यूशन है, लोकायुक्त का इंस्टीट्यूशन होता है, लोकपाल का होता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट पे लेवल पे, और जो लोकायुक्त होता है एट स्टेट गवर्नमेंट लेवल। तो इसमें जो सबसे पहले बिल पास किया था वो था उड़ीसा ने सबसे पहले बिल पास किया था। जो अपॉइंट किया था लोकपाल को सबसे पहले वो महाराष्ट्र ने किया था, तो इसमें महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा। Number 16th question is Central Vigilance Commission was set up on the recommendation of। यहाँ ये कमेटी के नाम दिए गए हैं, और फर्स्ट जो है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ऑफ इंडिया। किसके रिकमेंडेशन पे सेटअप किया गया था? सेकंड है गोरवाला रिपोर्ट, थर्ड इज कृपलानी कमेटी, एंड फोर्थ इज संतनम कमेटी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज संतनम कमेटी। ये एक कमेटी थी जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए इसको सेटअप किया गया था। इसकी रिपोर्ट 1964 में आई थी, और इसने रिकमेंड किया था, इस कमेटी ने सेटिंग अप ऑफ विजिलेंस कमीशन। और आप देखते हैं जो सीबीआई है वो जो दिल्ली पुलिस स्पेशल इन्फोर्समेंट एक्ट है वो इसको पावर देता है सीबीआई को। सो ये दोनों अलग है। विजिलेंस कमीशन को सेटअप किया था संतनम कमेटी की रिकमेंडेशन में, ये रिकमेंडेशन दी थी कमेटी ने 1964 में। सीबीआई है वो इसकी पावर ड्राइव करता है फ्रॉम दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से। नंबर 17 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कॉल द अटेंशन ऑफ मिनिस्टर टुवर्ड अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। One is half an hour discussion, B calling attention notice, C short duration discussion, D adjournment motion. Right answer is calling attention notice. Question number 18. Which of the following is exclusively a committee of lower house? So right answer for this question is D estimate committee.
एस्टिमेट कमेटी में होते हैं जो सारे मेंबर हैं वो लोअर हाउस दैट इज लोकसभा से होते हैं। Which of the following is not a formally prescribed device available to the member of parliament? फॉर्मली जो यहाँ पे बोला है नॉट अ फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड डिवाइस, जो इनफॉर्मल डिवाइस है वो कौन सा इनमें से? क्वेश्चन आवर, 0 आवर, हाफ एन आवर डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। सो करेक्ट आंसर इज 0 आवर। जो 0 आवर है वो एक इनफॉर्मल डिवाइस है, ये जो रूल्स होता है, रूल्स एंड प्रोसीजर है, उसमें मेंशन नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, द चेयरमैन ऑफ द बीच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी इज इनवेरिएबली, इनवेरिएबल का मतलब है ऑलवेज, फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ रूलिंग पार्टी। कौन सी कमेटी है जिसका मेंबर हमेशा रूलिंग पार्टी से होता है? फर्स्ट इज कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। मैं बता दूं जो इसके चेयरमैन है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग का, वो ओपोजिशन पार्टी से होता है, जनरली लीडर ऑफ ओपोजिशन होता है फ्रॉम लोकसभा। नंबर सेकंड इज पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी का रूलिंग पार्टी से नहीं होता है। नंबर 3 इज एस्टिमेट कमेटी। जो एस्टिमेट कमेटी के है वो सारे मेंबर 30 मेंबर्स होते हैं इसमें, वो लोकसभा से होते हैं, और जो इसके चेयरमैन होता है एस्टिमेट कमेटी का, दैट इज फ्रॉम रूलिंग पार्टी। सो करेक्ट आंसर इज सी, एस्टिमेट कमेटी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। हम कल फिर से एक और वीडियो आएगा जिसमें 20 क्वेश्चन फिर से डिस्कस करेंगे। अगर आप 8 से 12 क्वेश्चन आपके इसमें करेक्ट है सो दैट्स वेरी गुड। बाकी आप रोज़ इस वीडियो को, मेरे चैनल को फॉलो कर दीजिए। आपको रोज़ जो है वो 20 क्वेश्चंस सॉल्व करने को मिलेंगे, और ये अच्छे क्वेश्चंस है। इसको मैंने लिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो एम लक्ष्मीकांत की किताब है, उससे मैं फ्रेम करूँगा क्वेश्चंस को, और हम इस सीरीज़ में डेली क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई थिंक प्रैक्टिस करके ही आपको पता लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है। सो थैंक्स।